सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। वक्त हो गया है देखने का सुपर प्राइम टाइम, यानी अगले 1 घंटे तक लगातार देश विदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरें मेरे साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। कहते हैं राक्षस राज रावण को उसका अहंकार ले डूबा। रावण जितना विद्वान था उतना ही शक्तिशाली भी था, लेकिन अहंकार में रावण ने एक के बाद एक गलत फैसले लिए और फिर अंजाम सबको पता है। आज की तारीख में चीन की हालत भी रावण जैसी हो चुकी है। वो ताकतवर होते हुए भी अपने ही पड़ोसियों से घिर चुका है। जी हां, चीन के 2 पड़ोसियों ने भारत के साथ वॉर रिहर्सल की है, वो भी ईस्ट चाइना सी में। ये खबर चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। चीन की मानसिक हालत इस वक्त इतनी खराब है कि वो एक हारे हुए कमांडर पर फिर से दांव लगाने जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे ज्यादा लोगों की राजनीतिक हत्या करने वाली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने के मौके पर सबसे ज्यादा लोगों को विषाणु मौत देने वाले मास्टरमाइंड ने दुनिया को एक चैलेंज दिया था। चीनी लोग किसी भी विदेशी ताकत को हमें धमकाने, उत्पीड़ित करने या अपने अधीन करने की अनुमति नहीं देंगे। जो कोई भी ऐसा करने का प्रयास करेगा वो खुद को 1.5 अरब से भी अधिक चीनी लोगों द्वारा स्टील की दीवार से सिर टकराने जैसा होगा। कोरोना किंग की यह धमकी 1 जुलाई की है, लेकिन जिनपिंग के इस ग्लोबल चैलेंज की कुछ ही घंटों पहले धज्जियां उड़ा दी गई थी। जिनपिंग की धमकी से पहले जिनपिंग को यह बता दिया गया कि हमला चीन की चौखट पर होगा, बहुत जल्द होगा, पूरी तैयारी के साथ होगा। ड्रैगन के गुरूर को मटियामेट करने का यह दम दिखाया हिंदुस्तान ने। बीजिंग की जड़ें हिला देने वाले इस एक्सक्लूसिव वीडियो को देखिए। इंडियन नेवी का अत्याधुनिक जंगी जहाज आईएनएस किल्टान ईस्ट चाइना सी में सीना तानकर और समंदर चीरकर जिनपिंग के चैलेंज का माखौल उड़ा रहा है। वही ईस्ट चाइना सी जिस पर चीन अपना दावा ठोकता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। करीब 12,29,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले ईस्ट चाइना सी के कई आइलैंड्स को चीन अपना बताता है। उन आइलैंड्स पर चीन की नेवी भी तैनात है, लेकिन भारत के करारे जवाब से सब शॉक्ड हैं। ईस्ट चाइना सी में भारत जिस वॉर ड्रिल में व्यस्त है, उसमें चीन के 2 दुश्मन बीजिंग को कंधे से कंधा मिलाकर उसकी औकात बता रहे हैं, और वो 2 देश हैं जापान और दक्षिण कोरिया। एशिया में एंटी चीन खेमे का नायक और लीडर दोनों हिंदुस्तान है। चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान होकर कई छोटे देश न सिर्फ भारत के साथ खड़े हो रहे हैं, बल्कि भारत के साथ मिलकर वॉर रिहर्सल भी कर रहे हैं। भारत की लगातार बढ़ती ताकत को देखकर चीन बेचैन है। वैसे तो चीन के साथ जापान की दुश्मनी सदियों पुरानी है, लेकिन जब बीते साल शिंजो आबे की जगह योशिहिदे सुगा ने जापान की कमान संभाली तो ये कयास लगाए जाने लगे कि अब जापान की एंटी चीन मुहिम शायद थोड़ी कमजोर हो जाए। लेकिन नहीं, जापान ने ईस्ट चाइना सी में भारत और कोरिया के साथ मिलकर नेवी वॉर ड्रिल की। मैसेज बीजिंग तक पहुंच गया कि जापान अब पहले से आक्रामक हो चुका है। अब बात दक्षिण कोरिया की। ड्रैगन का दुलारा किम जोंग दक्षिण कोरिया के वजूद के लिए खतरा है। उसकी जिंदगी का मकसद ही सियोल को घुटनों पर लाना है। किम जोंग को जिनपिंग का फुल सपोर्ट है, इसलिए दक्षिण कोरिया की मजबूरी है भारत के साथ आना और चीन को ललकारना।
दक्षिण कोरिया का वॉर रिहर्सल में शामिल होना क्वाड का ही एक्सटेंशन माना जा रहा है। ये गठबंधन चीन के लिए मोस्ट डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि सुपर पावर अमेरिका खुलकर टीम इंडिया के साथ खड़ा है। अब आइए देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट से समझते हैं कि आखिर ईस्ट चाइना सी में भारत के उतरने से एशिया का पावर बैलेंस कैसे शिफ्ट हो चुका है। भारत का अत्याधुनिक आईएनएस किल्टान, जो कि एक पनडुब्बी के खिलाफ काम करता है, उसका हिस्सा लेना साउथ कोरिया और जापान के साथ चाइना के सी में यह दिखाता है कि आज भारत बाकी देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर किस प्रकार से एक्सरसाइज कर रहा है, जरूरत पड़ने पर किस प्रकार से युद्ध में हिस्सा ले सकता है। इस एक्सरसाइज से जो एक संदेश जाता है कि किस प्रकार जो चाइना है उसकी बेलिजरेंस, असर्टिवनेस और ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी के अंदर में तनाव किस प्रकार बढ़ रहा है और किस प्रकार जापान, भारत और साउथ कोरिया के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन, जॉइंट एक्सरसाइज का जो कार्रवाई है किस प्रकार से बढ़ रही है। ईस्ट चाइना सी से लेके साउथ चाइना सी से लेकर के मलाक्का होते हुए हमारे यहाँ आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। ये जो ईस्ट चाइना सी में इंडिया के बहुत बड़े स्टेक्स हैं। ईस्ट चाइना सी के बाद एक वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज एलएसी से भी आई। बॉर्डर की निगरानी रखने वाले और रेड आर्मी का वॉर टेम्परेचर बढ़ाने वाले पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर शू क्लिंग का जिनपिंग ने प्रमोशन कर दिया है। यानी अब शू क्लिंग कमांडर से जनरल बन गया है। शू क्यूलिंग को जिनपिंग के सबसे फेवरेट मिलिट्री मैन में से एक माना जाता है। 14 जून 2020 की रात जब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई, उससे कुछ ही दिन पहले शू क्यूलिंग को ग्राउंड फोर्स का कमांडर नियुक्त किया गया था। इस प्रमोशन का मतलब है कि जंग छेड़ने के लिए अब शू क्यूलिंग को किसी के इजाजत की जरूरत नहीं है। वो इजाजत तभी लेगा जब उसे हवाई सहायता की जरूरत हो। गलवान में भारत के हाथों पिटने के बावजूद चीन के जल्लाद कमांडर का प्रमोशन हो गया। ये संकेत है कि चीन की मिलिट्री स्ट्रेटजी अब बैकफुट पर है। चीन बेचैन है तो चीन का भोंपू भी परेशान है। जिनपिंग के अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत को लेकर गजब टेंशन है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत ने 50,000 और सैनिकों की तैनाती की है। ये अमेरिका के इशारे पर भारत का भड़काऊ कदम है और इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। चीन की इस धमकी के पीछे असली वजह उसको लगा एक और झटका है। फॉरेन पॉलिसी की ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत और पड़ोसियों के साथ उलझने की वजह से कई देश अब चीन से रिश्ता निभाने से कन्नी काट रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने पहले चीन के फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अब वो हाथ खड़े कर रहे हैं। यानी अब चीन अपने हथियारों की बिक्री के लिए पूरी तरह से पाकिस्तान पर निर्भर हो गया है। यह भारत की कूटनीति का ही असर है कि दुनिया चीन के रियल कैरेक्टर को पहचानने लगी है। चीन अपने पड़ोसियों के बीच भी अलग थलग पड़ गया है और जब वॉर अलार्म बजेगा तो चीन चारों तरफ से पिटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
वक्त के आगे लाचार हुए मुल्कों के लिए चीन ने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें फंसकर न सिर्फ वो देश चीन के आर्थिक गुलाम बन गए, बल्कि उनकी जमीन को जैसे चाहे वैसे चीन इस्तेमाल कर रहा है। और यही हालात भविष्य के बैटल ग्राउंड का ठिकाना बदल सकते हैं। जंग का नया ठिकाना है अफ्रीका बनता दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जंग होगी किससे? क्या अफ्रीकी देश आपस में टकरा जाएंगे या फिर कोई आक्रमणकारी अफ्रीकी लोगों को टारगेट बनाएगा? जवाब इन दोनों आशंकाओं से बिल्कुल अलग है, इतना अलग जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए ये रिपोर्ट। काम चलाऊ चीजों की मेकिंग और सेलिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से बनाए हथियारों का दबदबा और कब्जे की नियत से किए गए जमीन के सौदों से कमाई दौलत। चीन के महाशक्ति बनने के ख्वाब की यही सीढ़ियां हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की रेड कारपेट सरकार ने इन सपनों को तय करके सुपर पावर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब साउथ चाइना सी से लेकर ईस्ट चाइना सी या हिंद प्रशांत क्षेत्र तक अमेरिका अपना दबदबा बढ़ाने का दावा करता रहे, लेकिन इस वक्त चीन अमेरिका से एक कदम आगे नजर आ रहा है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ चीन के आसपास समंदर में घेराबंदी की है, लेकिन चीन ने न सिर्फ अपना सुरक्षित ठिकाना तैयार किया है, बल्कि एशिया के बाहर एक ऐसा सैन्य संसार बसा लिया है जहां दुनिया का कोई भी देश चीन से कमजोर आका जाएगा। चीन का यह सबसे मुफीद ठिकाना है अफ्रीका, जहां चीन ने विकास के नाम पर जमकर कर्ज बांटा और अब बिना विरोध झेले उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। इसलिए अपने अपने हितों को लेकर अफ्रीका में भी चीन और अमेरिका के बीच टकराव के हालात बन रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको उसी टकराव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसने बदले बैटल ग्राउंड में जंग का सीन क्रिएट कर दिया है। अतीत से लेकर भविष्य में बने हालात को मौजूदा तस्वीर से समझिए, जिसने जंग की चिंगारी सुलगा दी है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफ्रीकन देशों पर संकट, स्थिति विकट, युद्ध निकट। अमेरिका चीन टकराएंगे, अफ्रीका में हड़कंप मचाएंगे। जंग वही, बैटल ग्राउंड बदला, विनाशक युद्ध अभी नहीं टला। दो ताकतवर सेनाएं लड़ेंगी, नुकसान अफ्रीकी आवाम झेलेगी। दरअसल ये चेतावनी अमेरिका के आर्मी चीफ जनरल स्टीफन टाउनसेंड की है, जो एक इंटरव्यू के दौरान इस वक्त के हालात पर जारी की गई है। दावा है कि चीन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक ऐसे बंदरगाह का निर्माण करना चाह रहा है जहां पनडुब्बियों के साथ साथ विमान वाहक पोत की भी मेजबानी की जा सके। और इसके लिए चीन ने मॉरिटानिया से लेकर नामीबिया के दक्षिण तक फैले देशों से भी संपर्क किया है। इसके लिए अमेरिका की सेना चीन की बढ़ती हुई ताकत को देखकर यह महसूस कर रही है कि चीन जल्द ही अटलांटिक के साथ साथ प्रशांत महासागर में भी अपनी नौसेना का विस्तार कर लेगा, जंगी पोत के आधार भी तैयार कर लेगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे, इसे भी समझिए। अफ्रीकन देशों को कर्ज तले दबाकर चीन ने अपना हित साधा है। अब अफ्रीका की जमीन का इस्तेमाल करते हुए चीन जंग का मैदान तैयार कर रहा है। इसका प्रमाण है हाल ही में अफ्रीका में हुआ चीन का निवेश। इस निवेश से जुड़े तथ्य भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जारी जंगी तैयारी की भूमिका को समझ लीजिए। चीन ने जिबूती में 2017 में अपना छोटा अड्डा बनाया था। डोरलेह में बनाया यह अड्डा अब सैन्य बेस में बदल गया है। डोरलेह का चीनी सैन्य बेस जिबूती के पूर्वी तट पर बना है। जिबूती के सैन्य बेस में 2000 से ज्यादा जवान तैनात हैं और चीनी बेस से यूएस सैन्य बेस सिर्फ 8 मील की दूरी पर है। यानी अमेरिका के लिए चीन का डोरलेह में बनाया गया सैन्य बेस अब सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया है,
क्योंकि जिबूती के जिस पूर्वी तट पर चीन ने नियंत्रण कर लिया है, उसके कब्जे में वो स्वेज नहर भी आ चुकी है, जो शिपिंग का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और इस नहर से गुजरने के लिए अब अमेरिका को चीन की अनुमति लेनी होगी। मौजूदा हालात में चीन और अमेरिका के बीच अफ्रीका में टकराव का कारण चीन का यही कब्जे वाली साजिश है, जिसने युद्ध के हालात बना दिए हैं। क्योंकि ये वो जगह है जहां चीन और अमेरिका दोनों ही देशों के सैन्य बेस सामने सामने हैं। और यह भी तय है कि चीन की महत्वाकांक्षा सिर्फ इस छोटे से पूर्वी अफ्रीकी राज्य तक सीमित नहीं है। अमेरिका को चुनौती देते हुए धीरे धीरे दायरा बढ़ेगा, लेकिन कोई आपत्ति नहीं जता सकेगा, जिसका संकेत खुद अमेरिकी जनरल ने दे दिया है। क्या कहा उन्होंने, यह भी देखिए। चीन एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा है जहां वो युद्ध पोतों की तैनाती के साथ मरम्मत भी कर सके। यह युद्ध के लिए बहुत उपयोगी जगह होगी। ठीक ऐसा ही उन्होंने जिबूती में किया है, और वो ठिकाना चीन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। अफ्रीका में चीन की बढ़ती हुई ताकत को अमेरिका मौजूदा हालात में भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है। इसके अलावा दावा यह भी है कि अमेरिका के लिए अफ्रीका का मुहाना महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि चीन की मुखरता सिर्फ एशिया में दिख रही है। इस क्षेत्र को लेकर चीन ज्यादा दिखावा नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी ताकत का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो रहा है। और यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अफ्रीका के चुनिंदा देशों में चीन ने सुपर पावर को भी पछाड़ दिया है। दावे की हकीकत समझिए। चीन अफ्रीका में बंदरगाह परियोजना पर काम कर रहा है, आर्थिक सुधारों से अफ्रीका के देशों को गुलाम बना रहा है, बुनियादी ढांचे का निर्माण सैन्य शक्ति के लिए कर रहा है। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो रही होगी कि जंग के हालात को लेकर यह चेतावनी खुद अमेरिका के जनरल स्टीफन साउंडसेंट की तरफ से जारी की गई है। लेकिन यही सच है, और इसी चेतावनी के तहत दक्षिण से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक अमेरिका ने अपनी नजरें दौड़ा दी। चेतावनी का एक और मोर्चा देखिए। चीन अफ्रीका के अटलांटिक तट तक विस्तार कर रहा है। पूर्वी तट से अटलांटिक तक सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है। चीन अफ्रीका के पश्चिमी तट का भी इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिमी तट तक चीनी पनडुब्बी कभी भी पहुंच सकती है। यह तट एयरक्राफ्ट कैरियर की मेजबानी भी कर सकता है। दावा यह भी है कि चीन की रेड कारपेट सरकार ने अपने विस्तारवादी योजना के तहत पहले ही एक नौसैनिक अड्डे के लिए अपनी योजना के बारे में नामीबिया के दक्षिण में मॉरिटानिया से लगे देशों के साथ संपर्क किया था। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए चीनी अधिकारियों ने मासूमियत दिखाई। उन्होंने तट से लगे अफ्रीकी देश को यह बताया कि चीन एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा है जहां वो अपने युद्ध पोतों को मरम्मत के लिए ला सके। और यही गुमराह करने वाला चीन का बयान सैन्य संघर्ष का सबसे बड़ा सायरन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिन्हें ये भ्रम है कि कोरोना खत्म हो गया वो अलर्ट हो जाएं। जहरीला विषाणु फिर विकराल होता जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कोरोना 24 घंटे में 3042 नए मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हो गई। देश में किलर वायरस की तीसरी लहर के जल्द आने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं दुनिया के अलग अलग देशों में भी चीनी विषाणु कहर ढा रहा है। यूरोप हो या एशिया, चाइनीज जैविक हथियार के विस्फोट से दहल रहे हैं। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कोरोना का नया वेरिएंट कहां कहां तबाही मचा रहा है। कोरोना की जानलेवा लहर थमी नहीं है। जहरीला वायरस पहले से ज्यादा घातक हो चुका है। वायरस विस्फोट से नरसंहार मचा है। आंकड़े डरावने, विषाणु संहार की विनाश लीला दिल दहलाने वाली है। पहली, दूसरी, तीसरी लहर ने जो तांडव मचाया उससे कहीं भयानक है कोरोना की चौथी लहर। वुहान वायरस की चौथी लहर किन किन देशों में कोहराम मचाने वाली है, कहां सायरन बज रहा है और कहां वायरस विस्फोट शुरू हो चुका है, इसे जाने उससे पहले देखिए मौत का मीटर, जिसने कोरोना कंट्रोल के तमाम दावों को झुठला दिया है। 7 जनवरी 2021 तक दुनिया भर में कोरोना से मौत के मामले 20 लाख थे।
13 फरवरी 2021 को वायरस से जान गंवाने वालों की तादाद 25 लाख का आंकड़ा पार कर गई। 7 अप्रैल 2021 को कोरोना का डेथ मीटर 30 लाख को पार कर गया। 15 मई 2021 तक दुनिया भर में 35 लाख लोग वायरस का शिकार होकर जान गंवा चुके थे। वहीं 4 जुलाई 2021 तक कोरोना ने 40 लाख लोगों की जान छीन ली। पूरी दुनिया में मौतें हो रही हैं, कहीं रफ्तार कम है तो कहीं बहुत तेज। जिन देशों में वैक्सीनेशन पर जोर दिया, कोरोना कंट्रोल के हर उपाय आजमाए, वहां भी किलर वायरस का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। यूरोप के ज्यादातर देशों में कोरोना की थर्ड वेव कहर ढा रही है। वहीं फ्रांस में चौथी लहर का खौफ पसर गया है, वो भी कोरोना के सबसे घातक स्ट्रेन डेल्टा वेरिएंट की वजह से। फ्रांस की हेल्थ मिनिस्टर ओलिवियर वेरन ने डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए लोगों से ज्यादा वैक्सीन ड्राइव में हिस्सा लेने की अपील की है। फ्रांस में कोविड नियमों में ढील के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फ्रांस में मई महीने से लॉकडाउन में ढील दी गई थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद कोरोना को बूस्टर डोज मिल गया। करीब 6.5 करोड़ आबादी वाले फ्रांस में कोरोना ने इतनी लाशें बिछा दी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौत के मामले में फ्रांस चौथे नंबर पर पहुंच गया। फ्रांस में कुल 57,86,999 लोग कोरोना संक्रमित हुए। इनमें से 1,11,197 की जान किलर कोरोना ने ले ली। फ्रांस की तरह ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के चलते संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में ब्रिटेन में 27,000 नए केस सामने आए हैं। खतरे की बात यह रही कि ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनमें वो मरीज भी थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी। यूरोप ही नहीं, एशिया महाद्वीप के देशों में चीनी वायरस की नई लहर कहर बरपाने लगी है। इंडोनेशिया में हालात इतने खराब हैं कि वहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है। इंडोनेशिया के सार्ड जीतो अस्पताल में 63 मरीजों की जान प्राणवायु की कमी से जाने की शिकायत परिजनों ने की है। हफ्ते भर में इंडोनेशिया में 4,000 के करीब लोगों की जिंदगी कोरोना छीन चुका है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जिस चीन से जहरीला वायरस पूरी दुनिया में फैला, वहां भी कोरोना के नए वेरिएंट से हड़कंप है। म्यांमार सीमा के पास चीनी शहर रुइली में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन लगाना पड़ा है। रुइली में डेल्टा वेरिएंट के 30 से ज्यादा केस मिले हैं। 4 महीने में रुइली सिटी में दूसरी बार लॉकडाउन लगाने की नौबत आई है। हालांकि चीन दावा करता है कि ड्रैगन लैंड कोरोना फ्री है। हकीकत यह है कि कोरोना चाइनीज चालबाजों के काबू में भी नहीं आ रहा। ऐसे में गरीब देशों के हालात समझना मुश्किल नहीं। बांग्लादेश में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन को 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। जिन देशों का हेल्थ सिस्टम खस्ताहाल है, जहां कोरोना से बचाने वाली न दवाई है न ही इलाज की सुविधा, वो सिर्फ लॉकडाउन के जरिए वायरस कंट्रोल की कोशिश में है। लेकिन जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनके होश भी कोरोना के नए अवतार ने उड़ा रखे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी वायरस को लेकर अब भी किसी तरह की लापरवाही न बरतने की अपील की है। जाहिर है, जिस जैविक हथियार की कोई काट नहीं, उससे बचने के लिए हर वक्त अलर्ट रहना ही एकमात्र उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है सऊदी अरब और यूएई, लेकिन इन दिनों दोनों देशों के बीच बढ़ रही अदावत दुनिया के लिए चर्चा और चिंता दोनों का सबब है। इजराइल समेत कई मुद्दों पर दोनों देशों की दूरी बढ़ी है और अब तेल के व्यापार में भी यूएई और सऊदी में ठन गई है। यूएई कह रहा है कि जब तेल की डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन में कटौती क्यों जारी रहे, जबकि सऊदी अरब प्रोडक्शन में कटौती के पक्ष में है। यूएई को लग रहा है कि उसे बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है, इसलिए अब वो अड़ गया है और इसकी वजह से भविष्य में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के आसार नहीं रह गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 99 रुपए 86 पैसे,
मुंबई में पेट्रोल के दाम 105 रुपए 92 पैसे, कोलकाता में 99.84 पैसे, चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.75 पैसे, कहीं 100 के करीब, कहीं 100 के पार। देश के 135 जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार जा चुके हैं। डीजल भी इस रेस में शामिल है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है। देश का हर आदमी इस इंतजार में है कि पेट्रोल की कीमत का रिवर्स गियर कब लगेगा। तेल के इस खेल को समझने के लिए आज आपको मिडिल ईस्ट के दो देशों में मच रहे घमासान को समझना होगा, क्योंकि दो देशों के विवाद का सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। दुनिया को तेल की सप्लाई करने वाला सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच आजकल एक मुद्दे पर ठन गई है। दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि इन दो देशों के लोग एक दूसरे के देश में जा भी नहीं पा रहे। सऊदी अरब ने अपने देश में यूएई के लोगों की एंट्री बंद कर दी है। यूएई ने सऊदी अरब से आने वाली फ्लाइटों पर भी अस्थायी पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव की अहम वजह तेल और तेल से होने वाली कमाई है। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल सऊदी अरब निर्यात करता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का नाम OPEC+ है। ओपेक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत को कंट्रोल करता है। यूएई और सऊदी अरब के बीच तनाव के बाद OPEC+ की बैठक रद्द है। यानी जो संगठन तेल की कीमतों को लेकर फैसले लेता है, निर्देश देता है, वो भी अब कुछ दिनों के लिए कुछ नहीं कर सकता। वजह यूएई की नाराजगी और बागी तेवर हैं। OPEC+ की बैठक इसलिए हुई क्योंकि कच्चे तेल के प्रोडक्शन को तेज करने पर लगाए गए प्रतिबंध को संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 8 महीने के लिए और बढ़ाने से मानने पर इनकार कर दिया। अब एक तरह से सब कुछ अनिश्चित है। बैठक कब होगी कहा नहीं जा सकता। यूएई के साथ कैसे डील होगी ये भी किसी को नहीं मालूम। कच्चे तेल के उत्पादन का पुराना नियम लागू रहेगा या यूएई उसे तोड़ देगा, ये भी कोई नहीं जानता। तेल की कीमतें सिर्फ भारत में नहीं बढ़ी हैं। लॉकडाउन लगने और लॉकडाउन खुलने के बाद तेल की मांग में अचानक इजाफा होने से इसके दाम भी बढ़े। भारत समेत कई देशों को उम्मीद थी कि OPEC+ बैठक करेगा और कोई राहत भरा फैसला लेगा। मामला इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि OPEC+ तेल के प्रोडक्शन पर नियंत्रण चाहता है, जबकि यूएई को इससे ऐतराज है। सऊदी अरब ने OPEC को तेल प्रोडक्शन में हर दिन 2 मिलियन बैरल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, लेकिन वो सिर्फ अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 के बीच के लिए है। यूएई चाहता है कि 2022 में तेल प्रोडक्शन की कटौती का फैसला कायम ना रहे। सप्लाई बढ़ने से तेल की कीमतें घटती हैं, इसीलिए OPEC+ चाहता है कि सप्लाई पर अंकुश लगा रहे ताकि तेल की कीमतें बहुत ज्यादा ना घटें। लेकिन यूएई को इससे काफी नुकसान हो रहा है। प्रोडक्शन बंद होने की वजह से यूएई को अपनी 1/3 प्रोडक्शन क्षमता को पिछले 2 साल से बंद रखना पड़ा है। यूएई में तेल की कमी नहीं है। OPEC की पाबंदी की वजह से यूएई के तेल के कुओं से तेल नहीं निकाला जा रहा। इससे यूएई को हर साल काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यूएई की मांग है कि बाजार में कच्चे तेल की डिमांड काफी ज्यादा है, लिहाजा OPEC को फौरन कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने की मंजूरी देनी चाहिए। दलील यह है कि डिमांड इतनी ज्यादा है तो तेल की कीमत अचानक नीचे गिरने की उम्मीद बेहद कम है। भारत और कई देशों में तेल का प्रोडक्शन कंट्रोल में रखने की वजह से ही कीमत बढ़ रही है। भारत कई बार सऊदी अरब से प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग कर रहा है ताकि दुनिया में तेल की कमी ना रहे और तेल की कीमत नीचे आ सके। सऊदी अरब को लग रहा है कि मौजूदा नियम कायदों में सऊदी अरब को फायदा हो रहा है, लेकिन यूएई को उसका हक नहीं मिल पा रहा। तेल के प्रोडक्शन को कम करने का फैसला साल 2020 में OPEC+ ने यह सोचते हुए लिया था कि लॉकडाउन के समय जबकि तेल की मांग नीचे जा रही है, ऐसे में अगर प्रोडक्शन बढ़ता रहा तो तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा डिप आ जाएगा, जो सही नहीं रहेगा। लेकिन अब जब एक बार फिर से लॉकडाउन खुल चुका है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि अचानक अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया तो तेल की कीमतों को कंट्रोल में रखना, रेंज में रखना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रवार को OPEC के 13 सदस्य देशों और OPEC+ के 23 सदस्य देशों के बीच बैठक भी हुई, लेकिन तेल प्रोडक्शन को लेकर समझौता न होने से बैठक बेनतीजा रही थी। OPEC+ समझौते के मुताबिक यूएई को अपना तेल प्रोडक्शन 18% तक कम करना है, जबकि सऊदी अरब को सिर्फ 5% अपना तेल प्रोडक्शन कम करना है। अब आगे यही मुमकिन है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच तेल प्रोडक्शन को लेकर नई डील हो, लेकिन OPEC+ की बैठक कब होगी इसका फैसला अभी नहीं हुआ है।
इराक ने सऊदी अरब का साथ दिया और यूएई के तेवर से ऐसा लग रहा है कि वो सऊदी अरब की बात इस बार नहीं मानेगा। माना जा रहा है कि ये विवाद लंबा चल सकता है और तब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पृथ्वी को गर्मी और रोशनी देने वाला सूरज अगर और जोर से धधकने लगे तो क्या होगा? धरती के जिन हिस्सों पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है वहां बेहद गर्मी होती है, लेकिन अगर सूरज में जोरदार ब्लास्ट हो जाए तो सोचिए पृथ्वी के लोगों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल आ जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल खबर में यह बताया जा रहा है कि सूरज में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके की वजह से बेशुमार एनर्जी निकली और कुछ देर के लिए दुनिया में ब्लैकआउट हो गया, यानी अंधेरा छा गया। हिंदुस्तान के लोगों ने ऐसा कोई ब्लैकआउट महसूस नहीं किया। फिर इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है, आइए आपको बताते हैं। सुबह का सूरज जितना खूबसूरत और शीतल नजर आता है, दोपहर में उसी सूरज को कुछ पल देखना भी मुश्किल। सौर तूफानों का ब्लास्ट होना सौर मंडल की सबसे बड़ी विस्फोटक घटनाओं में से एक है। अब तक ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन पृथ्वी हर बार किसी बड़े खतरे से बच गई। इस बार भी शॉर्टवेव रेडियो ब्लैकआउट हुआ, ना कि एक बड़ा इलाका अंधेरे में छा गया। इसलिए वायरल दावा पूरी तरह से सही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। जिस जापान में खेलों का महाकुंभ लगेगा, उस देश की तकनीक का लोहा दुनिया मानती है। इसलिए ये कैसे हो सकता है कि जापान इस बार ओलंपिक में नई तकनीक का इस्तेमाल ना करे? 2021 के ओलंपिक को यादगार बनाने के लिए जापान ने 3 नए प्रयोग करने का फैसला किया है। और यकीन मानिए, अगर जापान की मेहनत रंग लाई तो टोक्यो ओलंपिक वाकई सबसे हाईटेक होगा।
100 मीटर की रेस हो या फिर तैराकी का रोमांच, फुटबॉल का सस्पेंस हो या फिर टेनिस की रैली, टोक्यो ओलंपिक का हर इवेंट अब घर बैठे ऐसे एंजॉय कर पाएंगे जैसा कि टोक्यो में लाइव देख रहे शख्स को महसूस होगा। जी हां, जापान के साइंटिस्ट टोक्यो ओलंपिक को हर लिहाज से सबसे उन्नत बनाने में जुट गए हैं। जापान की कोशिश है कि टोक्यो ओलंपिक को दुनिया कभी ना भूले। सबसे चौंकाने वाला प्रयोग टोक्यो ओलंपिक में यह होगा कि ओलंपिक वॉलेंटियर्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स के स्मार्टफोन को उनके शर्ट से जोड़ा जाएगा। इससे एक वॉकिंग कैमरे का व्यू मिलेगा। इसमें जितनी विविधता होगी, मैच के उतने ही अलग अलग रंग होंगे। दूसरा बड़ा प्रयोग जापान का यह है कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में सुरक्षा का जिम्मा बहुत हद तक ड्रोन्स कैमरे पर होगा। एक बार चार्ज होने पर ये ड्रोन्स कैमरे 8 घंटे तक हवा में मंडरा सकते हैं। 70 मीटर की ऊंचाई से ये ड्रोन्स कैमरे जमीन पर होने वाली हर बारीक हरकत सीधे कंट्रोल रूम भेजेंगे। इन ड्रोन्स का एक और काम होगा, ये किसी भी खेल के दौरान 360 डिग्री फुटेज कैप्चर करेंगे। 8 के रियल टाइम वीडियो को जब 5G नेटवर्किंग का साथ मिलेगा तो यकीनन खेल का रोमांच कई गुना बढ़ जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में वर्चुअल रियलिटी की तकनीक पर भी काम किया जा रहा है। अगर आपके पास VR ग्लासेस हैं तो आप टोक्यो ओलंपिक के लाइव स्ट्रीमिंग को अपने VR ग्लासेस की मदद से भी देख सकेंगे। ऐसा लगेगा कि आप वाकई टोक्यो में बैठकर मैच देख रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के कई देश इस वक्त धधक रहे हैं। इनमें शुमार देशों में अमेरिका है, कनाडा है, कई पश्चिमी और एशियाई देश भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकारी हालात साइप्रस के हैं, जहां तपिश की वजह से जंगल ही सुलगने लगे हैं। स्थिति यह है कि इस वक्त एक ऐसा भूखंड लपटों में घिरा है जिसमें कई वन्य जीव जलकर खाक हो गए। लेकिन ना तो मददगार देशों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका, ना ही आग बुझाने की संभावना नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया के कई देश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जिसमें कनाडा, अमेरिका और साइप्रस इस कदर तप रहे हैं कि धरती सुलगती हुई महसूस हो रही है। और गर्मी की इसी महसूस होने वाली तपन में लपटें भी उठने लगी हैं। तस्वीर साइप्रस की है, जहां गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाएं आम हो चुकी हैं और इसी तरह की एक घटना ने पूरे जंगल को सुलगा दिया। दक्षिणी पहाड़ी इलाकों के जंगल बुरी तरह से धधकने लगे। देखते ही देखते हरे भरे जंगलों से सजी जमीन खाली हो गई। धरा इस कदर सूखी कि दरारों से धुआं उठने लगा। मिट्टी खंड खंड में शोले की तरह भड़कती नजर आने लगी। यह आग साइप्रस के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा भयंकर दावानल है। इसमें झुलस कर न जाने कितने ही वन्य प्राणियों की जान चली गई और इंसानों की जिंदगी मुश्किलों से घिर गई। कितना हुआ नुकसान इसका आकलन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, (1974) के बाद साइप्रस के जंगल में भीषण आग लगी है। इस आग की जद में 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खाक हो गए। इसी आग में जलने के कारण 4 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। जिन लोगों की मौत हुई है वो मिस्र से आए श्रमिक लोग थे। इसके अलावा जंगल में रहने वाले जानवरों की जान भी चली गई है।
हालांकि इस आग पर काबू पाने के लिए इजराइल और इटली जैसे देशों ने अग्निशामक विमानों की मदद भेजी है, लेकिन अब तक इस भयंकर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक के दावे के तहत जंगल में लगी भीषण आग के पीछे सबसे बड़ा कारण गर्मी और धूप है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक 67 साल के शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को संदेह है कि उसने खेत में लकड़ी और घास जलाई थी, जिससे आग जंगल में फैल गई और उस पर काबू नहीं पाया जा सका। अब स्थिति यह है कि राष्ट्रपति निकोस एनास्तासियादेस ने ट्रेडोस पर्वतमाला के तलहटी में लगी इस आग को सबसे बड़ी त्रासदी करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किसी इंसान के सामने शेर आ जाए तो उसकी क्या हालत होगी, सोचकर आप सिहर सकते हैं। लेकिन गुजरात के अमरेली में लोगों ने रात में जो देखा वो दंग कर गया। 5 शेरनी और बच्चों का झुंड हाईवे पर टहलता हुआ नजर आया। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया। रात के वक्त हाईवे पर सन्नाटा था, इसीलिए किसी का सामना शेरनी और उसके झुंड से नहीं हुआ। गुजरात के अमरेली में शेरों की तादाद 400 के पार पहुंच चुकी है। 3 शेरनी 2 शावक सड़क पर ऐसे टहल रहे थे जैसे ये रोड नहीं बल्कि जंगल की कोई पगडंडी हो। शेरनी वीरान सड़क पर आगे बढ़ रही थी और झुंड के बाकी सदस्य उनके पीछे चल रहे थे। रात के सन्नाटे में शेरनी जिस सड़क पर अपने दल बल के साथ निकली थी वो एक हाईवे है। यह हाईवे अमरेली से राजूला जाता है। कोरोना की पाबंदियों के चलते अब हाईवे पर पहले की तरह ट्रैफिक नहीं मिलता, इसलिए गाड़ियां बेहद कम थी। जिन लोगों ने इस झुंड को देखा उन्होंने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया। जंगल से भटक कर आई 3 शेरनी और बच्चे शायद शिकार की तलाश में थे, लेकिन हाईवे पर उन्हें कुछ नहीं मिला। वीडियो में कुत्तों के भौंकने की आवाज जरूर आ रही है। शेरनी का झुंड हालांकि बेहद शांत नजर आ रहा है, लेकिन माना जाता है कि मानसून के वक्त शेर और शेरनी बेहद आक्रामक होते हैं। हालांकि अमरेली के इस इलाके से शेरों के हमले की कोई खबर नहीं आई है। माना जा रहा है कि शिकार की तलाश करने के बाद शेरनी अपने झुंड के साथ वापस लौट गई होगी। हर शेर या शेरनी का अपना इलाका होता है, लेकिन कई बार ये लंबी दूरी तक सफर भी करते हैं। माना जा रहा है कि अमरेली में 400 शेर होने के बाद अब झुंडों का इलाका बहुत सीमित रह गया है। इलाका घटने की वजह से शिकार की कमी हो गई है। यही वजह है कि नई जगह की तलाश में शेर कई बार हाईवे पर निकल जाते हैं और रिहायशी इलाकों में जाकर खाने की तलाश करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शेर अपने झुंड में दूसरों को शामिल नहीं करते। यही वजह है कि अब शेर और शेरनी के झुंडों के बीच जंगल में संघर्ष बढ़ गया है। कई बार ताकतवर शेरों से बचने के लिए भी शेरनी अपने कुनबे के साथ दूसरे इलाके में चली जाती है। हालांकि अभी तक गिर से लेकर अमरेली तक शेर कई बार रिहायशी इलाकों में नजर आए हैं, लेकिन कभी भी जंगल पर राज करने वालों ने इंसानों पर अटैक नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मोदी कैबिनेट का विस्तार 7 जुलाई को शाम 6 बजे होगा। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों पर प्रधानमंत्री मोदी फाइनल फैसला ले चुके हैं। कई नेताओं को दिल्ली का बुलावा मिल गया है, कुछ की तो दिल्ली में आमद भी हो चुकी है। ऐसे में मोदी कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे होंगे, इसका सस्पेंस करीब करीब खत्म हो गया है। लेकिन सवाल है कि क्या नए मंत्रियों के जरिए राज्य, जाति, वोट सब कुछ साधने की पुरजोर तैयारी हो रही है? क्या मोदी कैबिनेट विस्तार में 2024 में बीजेपी का होगा बेड़ा पार? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली दरबार में हलचल है। दूर दूर से नेता दिल्ली आ रहे हैं। किसी को फोन से संदेश मिला है, किसी को दिल्ली आने का न्योता भेजा गया। मोदी कैबिनेट विस्तार की घड़ी अब करीब आ गई है। नए मंत्रियों के नाम करीब करीब तय हैं। बस ऐलान भर की देर है। मोदी की बदली हुई टीम के नए सिपहसालार कौन कौन हो सकते हैं? मंत्री बनने वाले संभावितों के नाम साफ होते जा रहे हैं। इनमें दिल्ली आने से पहले महाकाल के दरबार में माथा टेकने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे आगे हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया को अचानक दिल्ली से बुलावा आ गया, जिसके बाद उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा की, फिर दिल्ली रवाना हो गए। लेकिन दिल्ली से आए बुलावे पर सिंधिया ने साफ साफ कुछ नहीं कहा। दौरा समाप्त करके मैं आया हूं। मैं श्रद्धांजलि देने के लिए और सांत्वना देने के लिए मालवा के 6 जिलों का दौरा समाप्त किया है। मैंने समाप्त करके मैं दिल्ली वापस आया। सिंधिया की तरह दिल्ली बुलाए गए नेताओं में महाराष्ट्र से नारायण राणे,
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर, असम से सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। उधर गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी में भी मोदी कैबिनेट विस्तार से खलबली मची हुई है। पार्टी दो फाड़ करने वाले चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस पटना में नए कुर्ते की खरीदारी कर दिल्ली चले। पशुपतिनाथ ने नए कुर्ते के राज को राज ही रखा। चाचा की तैयारियों के बीच चिराग पासवान ने उन्हें मिनिस्टर बनाए जाने पर अदालत जाने की धमकी दे डाली है। मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। रामविलास पासवान का बेटा हूं मैं, शेर का बेटा हूं, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में। ना उन्होंने कभी समझौता किया था, ना मैं कभी समझौता करूंगा। पर मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बिहारी अस्मिता की है, इन 12 करोड़ बिहार वासियों की है। मोदी कैबिनेट विस्तार पर हो रहे सियासी उठापटक के बीच ये जानना अहम है कि कितने मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की बड़ी बातें क्या हैं? कैबिनेट में फिलहाल 28 मंत्रियों के पद खाली हैं। बताया जा रहा है कि 17 से 22 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, यानी कई नेताओं की मुराद पूरी हो सकती है। खुलकर भले ही कोई कुछ ना कह रहा हो, लेकिन एनडीए में शामिल पार्टियां भी अहम मंत्रालयों पर नजर जमाए बैठी हैं। आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है। नरेंद्र मोदी सरप्राइज देने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। एक तरफ जहां कैबिनेट एक्सपेंशन की चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ थवर चंद गहलोत जैसे सीनियर लीडर की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। थवर चंद गहलोत की विदाई से 3 मिनिस्ट्री खाली हुई हैं। ऐसे ही मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों के पास अनेक विभाग हैं। इनमें हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद के नाम भी शामिल हैं। मोदी 2.0 के 2 साल बीत चुके हैं। 2019 में शपथ ग्रहण के बाद मोदी सरकार 2.0 की तस्वीर ये थी, जिसमें 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 24 राज्य मंत्री थे। लेकिन 2 साल में बहुत कुछ हुआ। कोरोना जैसी महामारी आ गई, जिसने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। सरकार भी कोरोना के कहर से नहीं बची। इसके साथ ही जातीय, क्षेत्रीय और दलीय समीकरण भी कैबिनेट विस्तार की दरकार बने। प्रधानमंत्री ने मंथन के बाद जिन्हें मंत्री बनाना है, उनके नाम तय कर लिए गए हैं। आने वाली कैबिनेट की तस्वीर कुछ हद तक क्लियर हो चली है। दिग्गज नेताओं की दिल्ली दौड़ से संकेत मिल रहे हैं। मोदी कैबिनेट में शामिल होने की खुशियां कुछ के चेहरे से बयां हो रही हैं। हालांकि जब तक सीट पक्की नहीं हो जाती, कोई खुद का नाम जाहिर करने का रिस्क नहीं उठा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकारी स्थिति है। महंगाई के कारण पहले ही लोग दाने दाने को मोहताज हैं और अब न सिर्फ पाकिस्तान के लिए भविष्य में अकाल की स्थिति बन गई है, बल्कि आम लोगों के लिए रोजाना इस्तेमाल के पानी की किल्लत भी खड़ी हो गई है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये किल्लत आज कल की नहीं है, बल्कि पिछले कुछ साल पहले से शुरू हुई है, जो आने वाले दशकों तक जारी रहेगी और पाकिस्तान में जिंदगी दुश्वार कर देगी। देखिए ताजा हालात क्या हैं। सूखती नदियां, पानी के लिए तरसते लोग, टैंकर से गुजारे लायक पानी लेने के लिए लगी लंबी कतार। ये आज का पाकिस्तान है। चीन के साथ मिलकर बारूद की खेती में दिलचस्पी दिखाना जिन पाकिस्तानी हुक्मरानों का शगल है, कश्मीर पर कब्जा और रियासत मदीना का मंत्रोच्चार करना जिनका जुनून है, उन्हीं हुक्मरानों की नाक के नीचे आवाम पानी को तरस रही है। लेकिन उन ओहदेदार, जिम्मेदार लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। दरअसल पाकिस्तान के सियासतदान जितने उजले कपड़े पहनकर चलते हैं, उन्हें देखकर मुल्क के असली हालातों का अंदाजा नहीं हो पाता। ये इसलिए होता है क्योंकि मतलबी नेताओं को हर सुविधा मयसर है, लेकिन जनता इन सुविधाओं से महरूम है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान में अकाल की नौबत है। बावजूद इसके ना तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को फिक्र है, ना ही कहीं से कोई वैकल्पिक राहत नसीब हो पा रही है। उस पर खौफजदा करने वाली खबर यह है कि विशेषज्ञों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया कि अगर समय रहते पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अकाल पड़ना तय है। महंगाई और भुखमरी से बिलबिला रही पाकिस्तानी आवाम के सामने कैसे एक नया संकट खड़ा हुआ, क्या है वो कारण जो हाहाकारी स्थिति बना रहे हैं, उन्हें समझिए। पाकिस्तान की नदियों के सूखने से खतरा बढ़ गया है। बारिश न होने से पूरे पाकिस्तान में सूखे के हालात हैं। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता खतरनाक स्तर पर है। पाकिस्तान में हर साल जल स्तर 1 मीटर नीचे जा रहा है।
लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान इस कमी को दूर करने की बजाय हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। पाकिस्तान के जल संसाधन डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें अकाल जैसे हालात का जिम्मेदार भारत को बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि भारत से पाकिस्तान की तरफ आने वाले पानी को रोका जा रहा है, जिससे हालात बिगड़ गए। स्थिति ये हो गई है कि प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1100 मिलियन क्यूबिक मीटर वर्ष हो गई है, जो कि एक खतरनाक स्तर है, जबकि असली कारण कुछ और ही है। पाकिस्तान में लगातार जंगलों की कटाई हो रही है। चीन के कंस्ट्रक्शन के लिए जंगल जलाए जा रहे हैं। बारिश के पानी को रोकने का कोई उपाय नहीं। पानी का ज्यादातर हिस्सा समुद्र में समा जाता है। जिससे भूजल स्तर नीचे गया और बारिश की संभावना भी कम हो गई। नतीजतन पाकिस्तान के पंजाब में भूजल निकालने के लिए 600 फीट गहराई तक जाना पड़ता है। ये गहराई पहले महज 50 फीट हुआ करती थी। स्थिति यह है कि खेतों में अनाज उपजाने के लिए तक पानी नहीं है। तो भविष्य में अन्य संकट भी खड़ा हो सकता है। यानी जिस पाकिस्तान में पहले ही आवाम के पास खाना नहीं है, वहां अकाल आने वाला है, वो भी ऐसा जैसा पाकिस्तान ने अपने अस्तित्व में आने के बाद इतिहास में भी कभी नहीं देखा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।